आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास, संस्कृति और समाज में गहराई से उतरते हैं और आपके लिए प्रमुख घटनाओं, प्रभावशाली शख्सियतों और जटिल प्रणालियों का विस्तृत विश्लेषण लाते हैं जो आज हमारी दुनिया को आकार देते हैं। चाहे वह डॉक्टर बी.आर. के जीवन और कार्य की खोज हो, अंबेडकर या सामाजिक संरचनाओं के गहरे तंत्र को समझना, हमारा मिशन प्रबुद्ध करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना है। सदस्यता लें और खोज और परिवर्तन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। दस्तावेज महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में वॉल्यूम 01.pdf के पेज 99 से 128 पर पाया गया, जिसे 1948 में प्रकाशित भाषाई प्रांत आयोग को प्रस्तुत एक बयान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बयान डॉक्टर अंबेडकर के निर्माण के पक्ष में तर्कों को रेखांकित करता है, एक भाषी महाराष्ट्र प्रांत जो इसके गठन से जुड़े प्रमुख विवादों और चिंताओं को संबोधित करता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत में भाषाई प्रांतों के निर्माण से जुड़े विवादों को स्वीकार करते हुए क्षेत्र और समावेशन मानदंडों पर विवादों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाषाई प्रांतों की क्षमता पर जोर दिया और तर्क दिया कि साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास द्वारा पोषित सामाजिक एकरूपता लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंबेडकर का तर्क है कि विषम प्रांतों में राजनीतिक शक्ति का अक्सर दुरुपयोग एक समूह को दूसरे समूह के पक्ष में करने के लिए किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक आदर्शों के न्यायसंगत अनुप्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है। उनका तर्क है कि हालांकि कुछ लोगों को डर है कि भाषाई प्रांत भारत की एकता को खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन ये चिंताएं लोकतांत्रिक शासन के लिए सजातीय आबादी के लाभों से कहीं अधिक हैं। अंबेडकर इस चिंता को संबोधित करते हैं कि भाषाई प्रांत राष्ट्रीय भाषा पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा भी प्रत्येक राज्य की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के विशिष्ट मामले की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर अंबेडकर का दावा है कि प्रस्तावित प्रांत अपने आकार, जनसंख्या और राजस्व के आधार पर व्यवहार्य होगा। वह महाराष्ट्र के संक्षिप्त और असंक्षिप्त संस्करणों के लिए आंकड़े प्रदान करते हैं, यह दर्शाते हुए कि कुछ मराठी भाषी क्षेत्रों के बिना भी प्रांत पर्याप्त होगा। अंबेडकर ने इसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए महाराष्ट्र के अनुमानित क्षेत्र और जनसंख्या की तुलना मौजूदा भारतीय प्रांतों जैसे संयुक्त प्रांत और बिहार और अमेरिकी राज्यों जैसे डेलावेयर और न्यूयॉर्क से की है। वह मौजूदा कर दरों पर महाराष्ट्र के संभावित वार्षिक राजस्व का अनुमान लगाते हैं और इसकी तुलना अन्य प्रांतों से करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जैसा कि कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया था, डॉक्टर अंबेडकर उपप्रांतों के संघ के विचार को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के लिए एकात्मक संरचना का तर्क देते हैं। उनका दावा है कि बड़ी, अधिक लचीली इकाइयां बनाने के लिए एक भाषा साझा करने वाले निकटवर्ती क्षेत्रों को एक ही प्रांत में एकीकृत किया जाना चाहिए। अंबेडकर ने बंबई शहर को महाराष्ट्र में शामिल करने के विवादास्पद मुद्दे को निपटाया, इसके अलगाव के लिए दिए गए तर्कों का खंडन किया, विशेष रूप से गुजराती व्यापारियों की एक बैठक द्वारा दिए गए तर्कों का। उन्होंने व्यवस्थित रूप से इस दावे का खंडन किया कि बॉम्बे ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र से अलग था, भौगोलिक साक्ष्य का हवाला देते हुए, और तर्क दिया कि भूमि शक्ति पर मराठों का ध्यान बंदरगाह शहर पर उनके नियंत्रण की ऐतिहासिक कमी को स्पष्ट करता है। अंबेडकर ने बंबई में मराठी भाषी आबादी के अल्पसंख्यक होने के दावों का खंडन किया, प्रवासियों के लिए एक गंतव्य के रूप में शहर के इतिहास पर जोर दिया और तर्क दिया कि इसकी आधार आबादी महाराष्ट्रियन बनी हुई है। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि बंबई के आर्थिक विकास के लिए गुजराती पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उनका तर्क है कि यूरोपीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुजरातियों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए शुरुआती विशेषाधिकारों से लाभ हुआ।
अंबेडकर ने महाराष्ट्र द्वारा बंबई के अधिशेष राजस्व पर जीविका चलाने के खिलाफ तर्कों को खारिज कर दिया और सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक लागतों के हिसाब से ऐसा अधिशेष मौजूद है। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि बंबई में महाराष्ट्र का हित पूरी तरह से आर्थिक रूप से प्रेरित है। उनका तर्क है कि प्राथमिक श्रम शक्ति के रूप में महाराष्ट्रियों का शहर की संपत्ति में हिस्सेदारी का वैध दावा है। अंबेडकर प्रोफेसर दांतवाला और घीवाला जैसे शिक्षाविदों द्वारा भाषाई प्रांतों के खिलाफ दिए गए व्यापक तर्कों की आलोचना करते हैं। उन्होंने राष्ट्र राज्यों के भीतर प्रमुख समूहों के बारे में लॉर्ड एक्टन की चेतावनियों पर उनकी निर्भरता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ऐसी शक्ति गतिशीलता भाषाई विभाजनों की परवाह किए बिना मौजूद है और जाति पदानुक्रम के कारण भाषाई समूहों के भीतर अधिक स्पष्ट है। अंबेडकर ने भाषाई प्रांत आयोग से मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के तहत महाराष्ट्रियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय पर विचार करने और बॉम्बे शहर पर उनके उचित दावे को मान्यता देने का आग्रह करते हुए निष्कर्ष निकाला। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री ज्ञानवर्धक लगी तो हमें धन्यवाद देना न भूलें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और इतिहास, समाज और संस्कृति के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए सदस्यता बटन दबाएं। बने रहें, हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें और तब तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और बेहतर कल के लिए प्रयास करते रहें।